NSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड मोस्ट वैल्यूड कंपनी और फोर्ब्स लिस्ट में शामिल 25 सबसे अमीर व्यक्ति पर बेस्ड स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस 6 साल बाद दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। यानी 2026 में जब जेफ बेजोस की उम्र 62 साल होगी तब $143 बिलियन यानी 14,300 करोड़ डॉलर की संपत्ति के मालिक बेजोस ट्रिलियनियर बन चुके होंगे। कंपैरिजन ने यह रिपोर्ट कंपनीज और इंडिविजुअल के पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस ग्रोथ को एवरेज रखकर निकाली है। यह रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ट्रिलियनियर्स की लिस्ट में 2033 तक पहुंचेंगे। ऑब्जर्वेशन यह भी है कि कोरोना महामारी के वक्त हुए लॉकडाउन का फायदा भी अमेजन को मिला है। 2020 के फर्स्ट सेमेस्टर में अमेजन ने रिकॉर्ड $75 बिलियन की बिक्री की है, जो 2019 के कंपैरिजन में $60 बिलियन ज्यादा है। 2019 में जेफ का अपनी पूर्व पत्नी मैकेंजी बेजोस से डिवोर्स हुआ और डिवोर्स के लिए मैकेंजी को 2,70,000 करोड़ की रकम बतौर सेटलमेंट मिली। इस हैवी सेटलमेंट के साथ मैकेंजी फोर्ब्स की लिस्ट में 22वीं पोजीशन पर आ गई थी। दुनिया के सबसे दौलतमंद शख्स कहलाने वाले जेफ ने यह कामयाबी अपने विजन से हासिल की, विरासत से नहीं। 1964 में जेफ के जन्म के वक्त उनकी मां जैकलीन सिर्फ 17 साल की थी और हाई स्कूल में पढ़ रही थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपना फोन का खर्च उठा सके। कम उम्र में मां बनने की वजह से स्कूल मैनेजमेंट ने जैकलीन को पढ़ाई पूरी करने से रोक दिया। वो मिन्नतें करती रही। बड़ी मुश्किलों के बाद स्कूल मैनेजमेंट को उन्होंने राजी तो कर लिया, लेकिन इसके एवज में जेफ की मां पर सख्त नियम लगाए गए जो बेहद इनह्यूमन थे। बेजोस को पालने के लिए जैकलीन $190 पर मंथ पर टाइपिस्ट की नौकरी करती थी। बेजोस के जन्म के 17 महीने बाद ही जैकलीन का टेड जॉगरसन, जो असल में जेफ के पिता थे, उनसे डिवोर्स हो गया। नाइट क्लासेस में ही जैकलीन की मुलाकात मिगवेल बेजोस से हुई। 1968 में दोनों ने शादी कर ली। मिगवेल की नौकरी के सिलसिले में परिवार को ह्यूस्टन शिफ्ट होना पड़ा, इसलिए जैकलीन ग्रेजुएशन नहीं कर पाई। My dream of graduating from college was put on hold during that period. But eventually, we actually settled in New Jersey for long enough that I allowed myself to take my dream of finishing college off the shelf where it had been placed decades before. Finally, after delays and setbacks, I feasted at the table of higher education. And boy, did I feast. I was relentless. I devoured my classes. And when I graduated from the College of St. Elizabeth at the age of 40, I had never been more proud of myself. I felt 10 feet tall. Now that's a gain of 5 feet. So that's a pretty good gain from graduation. And when I was finally given the opportunity to walk across the stage to get my diploma, the loudest cheers came from my family. 4 साल की उम्र में ही जेफ ने अपने सरनेम में बेजोस लिखना शुरू कर दिया। जेफ को शुरू से ही नई चीजों को जानने का शौक था। वे अपने खिलौने के कलपुर्जे अलग कर देते और फिर उन्हें जोड़ते थे। जेफ ने रिवर ओजस एलिमेंट्री स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। वे छुट्टियां अपने नाना के घर बिताते थे। उन्होंने शुरू से ही खुद को टेक्नोलॉजी की दुनिया में साबित किया था। बचपन में अपने भाई बहन की सेफ्टी के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक अलार्म भी बनाया था। आगे जाकर उनका परिवार मियामी चला गया। यहाँ जेफ ने पॉल्मेटो हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू की। उन्हें साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका भी मिला। 1982 में उन्हें सिल्वर नाइट अवार्ड भी मिला। जेफ ने काम करने की शुरुआत मैकडोनाल्ड से की। वहां काम करने के दौरान जेफ फर्श पर गिरा हुआ केचप साफ करते थे। एक बार यही काम करने के दौरान 5 गैलन केचप का कंटेनर फट गया। जेफ बताते हैं कि यह उनके काम का पहला हफ्ता था, इसलिए नए होने के कारण इसकी सारी सफाई उन्हीं से कराई गई। अपने साथ ऐसा व्यवहार देखकर जेफ को काफी निराशा हुई। हालांकि यहां काम करने के अलावा जेफ के पास कोई और रास्ता नहीं था। 1986 में ग्रेजुएट होने के बाद कंप्यूटर साइंस के फील्ड में वॉल स्ट्रीट में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया।
इसके बाद उन्होंने फीटेल नाम की एक कंपनी में भी काम किया। ये एक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का स्टार्टअप था जिसमें जेफ का काम इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सपेंड करना था। कई और कंपनियों में काम करने के बाद उन्होंने सोचा कि आखिर वो दूसरों के लिए कब तक काम करते रहेंगे, और यहीं से खुद का बिजनेस करने का आइडिया जेफ बेजोस को मिला। 90s में एक ऐसी खोज हुई जिसका असर दुनिया पे हमेशा ही रहने वाला है। वॉल स्ट्रीट में बैंकर्स ट्रस्ट नाम की कंपनी में जेफ तब प्राइवेट मैनेजर थे और इस दौरान वो इंटरनेट रिवॉल्यूशन को बहुत करीब से देख रहे थे। काम के दौरान उन्हें अमेरिका में काफी घूमने का मौका भी मिलता था। इन ट्रिप्स में उन्होंने लोगों को खरीदारी के दौरान आने वाली परेशानियों को समझा। तब उन्हें लगा कि इंटरनेट के इस बढ़ते दौर में ई मार्केटिंग कंपनी का भविष्य अच्छा है। जेफ के इस सपने पर उनके पेरेंट्स ने भी भरोसा किया और अपनी सारी सेविंग्स को जेफ को दे दिया। जेफ बेजोस की ई मार्केटिंग कंपनी पूरी तरह से इंटरनेट बेस्ड थी और उस समय के लिहाज से ये एक नया कॉन्सेप्ट था। उनके पिता का पहला सवाल था कि इंटरनेट क्या है। बेजोस के पेरेंट्स उनकी कंपनी और कॉन्सेप्ट पर नहीं बल्कि खुद बेजोस के काम पर शर्त लगा रहे थे। तब जेफ ने उन्हें बताया कि 70% चांस है कि उनका सारा पैसा डूब जाए, जो कि कुछ $1000 था, पर उन्होंने फिर भी इन्वेस्ट किया। जेफ ने अपने नाना से भी $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के लिए लिया। जेफ का आइडिया तब ऑनलाइन रिटेल का था। वो एक वेबसाइट को एवरीथिंग स्टोर जैसा बनाना चाहते थे जहां सब कुछ मिले, और वही मॉडल अब अमेज़न का है भी, लेकिन तब ये सोसाइटी जैसा था। ऐसे में जेफ ऑनलाइन बेचे जा सकने वाले 20 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाते हैं। किताबों की कम कीमत और कभी ना खत्म होने वाली मांग को देखते हुए वो ऑनलाइन किताब बेचने वाली वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं। 1994 में जेफ ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वॉशिंगटन के बेलेव्यू में अपने किराए के घर में गैरेज से ही ऑनलाइन बिजनेस की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया। उन्होंने 3 कंप्यूटर और कुछ कर्मचारियों के साथ कंपनी की शुरुआत की। जेफ ने अपनी कंपनी का नाम कैडेब्रा रखा, फिर कुछ महीनों में उसे बदलकर relentless.com कर दिया, लेकिन यह नाम भी उनके दोस्तों को पसंद नहीं आया। 1995 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर अमेज़न रख दिया, जो अमेरिका की एक नदी पर बेस्ड था। उन्होंने 16 जुलाई 1995 को अपनी वेबसाइट पर सबसे पहले किताब बेचना शुरू किया, लेकिन यह काम आसान नहीं था। उन्हें जमीन पर घुटनों के बल बैठकर किताबों को पैक करना पड़ता था और पार्सल देने के लिए भी खुद जाना पड़ता था। इस कंपनी ने अपना पहला बेल अर्थ बिगेस्ट बुक स्टोर के नाम से काटा। तब का यह सपना कुछ ही साल में हकीकत भी बन गया। कुछ ही वक्त में उनकी हर हफ्ते की बिक्री करीब $20,000 हो गई। बस यहीं से जेफ और उनकी कंपनी अमेज़न ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जेफ रेवेन्यू को कंपनी की ग्रोथ में लगाते रहे। 2 महीनों में ही अमेज़न ने अमेरिका के 50 राज्यों में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अमेज़न का रेवेन्यू प्लान ही अलग था। कंपनी ने 4-5 साल तक प्रॉफिट के बारे में सोचा भी नहीं था। कंपनी के स्टॉक होल्डर इसी बात से परेशान थे। पहले ही साल में अमेज़न ने अमेरिका के 50 राज्यों में और 45 दूसरे देशों में किताबें बेच डाली थी। यह उनके लिए पहली बड़ी कामयाबी थी। 1997 में बार्नेस एंड नोबल, जो बेहद फेमस बुक स्टोर थे, उन्होंने अमेज़न पर केस किया कि वो अर्थ बिगेस्ट बुक स्टोर नहीं है बल्कि एक मार्केटिंग ट्रिक है, यानी गिमिक है। ये मसला आउट ऑफ कोर्ट सेटल हुआ। 1998 में वॉलमार्ट के कर्मचारियों को घूस देकर उनसे बिजनेस सीक्रेट चुराने का इल्जाम भी अमेज़न पर लगा, लेकिन यह भी आउट ऑफ कोर्ट सेटल हुआ। 21वीं सदी के आते आते जब .com का गुबार फूटा तो अधिकतर ऑनलाइन कंपनियां उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई, लेकिन अमेज़न उसके बाद और मजबूत हुआ। कंपनी को प्रॉफिट पहली बार 2001 में हुआ जब अमेज़न ने अमेज़न किंडल नाम की ई बुक रीडर बाजार में उतारा, जिसके जरिए किताब को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता था। हालांकि 2007 तक Amazon.com एक ब्रांड नेम बन चुका था। बेजोस की ये ई बुक रीडर का मार्केट प्लान कामयाब रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2007 में लॉन्च के 6 घंटों के भीतर ही
किंडल का सारा स्टॉक बिक गया और अगले 5 महीनों तक ये आउट ऑफ स्टॉक रहा। किंडल रीडर की बदौलत अमेजन ने अमेरिका के 95% ई बुक बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। आगे चलकर अमेजन पर अनगिनत प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग की गई। इसके बाद अमेजन बन गई दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट, जो जेफ के सपने एवरीथिंग स्टोर जैसा ही है। वैसे जेफ एग्रेसिव भी बहुत है। यूएस की एक कंपनी के पीछे जेफ यूं पड़ गए थे कि उसे अमेजॉन का हिस्सा बनाकर ही छोड़ा। इस कंपनी का नाम diapers.com था, जो अमेरिका में बेहद फेमस थी और बच्चों के लिए डायपर्स बेचती थी। जेफ बेजोस ने इस कंपनी की कामयाबी को देखते हुए इसे खरीदने की खूब कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद अमेजॉन के चीफ जेफ ने इस कंपनी के टेक ओवर का मास्टर प्लान बनाया। सबसे पहले तो उन्होंने सारी चीजें जो diapers.com पर लिस्टेड थी उन सबको अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। इसके बाद अचानक से अमेजॉन ने उन चीजों को diapers.com के मुकाबले 30% कम दाम पर बेचना शुरू कर दिया। एक स्ट्रेटजी के तहत मार्केट में उतरे जेफ बेजोस ने इसकी मार्केटिंग भी खूब की। अचानक आए इस कंपटीशन के लिए diapers.com तैयार नहीं था। खरीदने वाले अमेजॉन का रुख करने लगे। यह देखते हुए diapers.com ने अपने सामान की कीमत भी घटाई, लेकिन अमेजॉन ने अपने दामों में और कमी कर दी। हारकर diapers.com कंपनी को जेफ बेजोस के आगे झुकना पड़ा। जेफ ने इसे $540 मिलियन में खरीद लिया। हालांकि बाद में वॉलमार्ट ने इसे $600 मिलियन का ऑफर दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सपनों को देखने की जगह जेफ ने उन्हें जीना सीखा है। नतीजा आज वो नंबर 1 है। जेफ का मानना है कि आइडिया सभी के पास होता है, उसे जो इम्प्लीमेंट पहले करता है विनर वही बनता है। अमेजॉन के फाउंडर जेफ नंबर 1 है, अपने गेम में, दौलत में और कामयाबी में। और इसके लिए जेफ ने अपने काम और जिंदगी में कुछ नियम भी बनाए, जिसे वो अपने कामयाबी के सीक्रेट मानते हैं। जैसे जेफ की कंपनी अमेजन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बैन है। वो चाहते हैं कि कंपनी के लोग अपने आइडियाज को मेमो के रूप में लिखें। इसके पीछे उनका मानना है कि इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है। कंपनी में इसको पढ़ने के बाद हर टॉपिक पर खूब खुलकर डिस्कशन भी होता है। जिस तरह बेजोस पावर पॉइंट पसंद नहीं करते, उसी तरह बुलेट पॉइंट से भी उन्हें नफरत है। इसको वो ठीक नहीं मानते। उन्हें लगता है कि बुलेट पॉइंट से डिटेलिंग नहीं आती। बेजोस का मानना है कि टेक्स्ट से ज़्यादा पावरफुल विजुअल्स यानी तस्वीरें होती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप स्लाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शब्दों से ज़्यादा तस्वीरों को बोलने दें। बेजोस इमोशंस को भी काफ़ी अहमियत देते हैं। उनका कहना है कि इमोशंस कोई ख़राब चीज़ नहीं। इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन भावनाओं के सहारे ही शुरू हो पाए। वो इस मामले में अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जॉन एफ कैनेडी को आइडल मानते हैं, जिन्होंने साइंस और इमोशंस के जरिए अमेरिका को इंस्पायर किया। सुबह उठकर वो आधे 1 घंटे तक की वॉक जरूर करते हैं। जेफ को गुस्सा भी खूब आता है और अपने इस गुस्से को काबू में रखने के लिए उन्होंने बीच में एक टेम्परामेंट असिस्टेंट की ज्वाइनिंग भी करवाई थी, जो गुस्से के मौकों पर उन्हें शांत करने का काम करता था।